सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ और मैं हूं जवाद कमाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में पहाड़ तेज़ी से खिसक रहे हैं, ज़मीन सिरक रही है, दरिया उबल रहे हैं और शहर डूब रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये इक़दाम नाकाफ़ी हैं। 850 से ज़्यादा अफराद अब तक ये जो सैलाबी रैले हैं और दरियाओं का उबलना है, कुदरती आफात जिन्हें कहा जा रहा है, या फिर आप इसे दर हकीकत में इंसानी गलती कहें, लेकिन बहरहाल इन तमाम तर सूरत हाल में 850 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। सैलाबी रैले शहरों में दाखिल हो रहे हैं। शहरों को बचाने के लिए मुतादिद जगहों पर जो बंद बांधे गए थे उन्हें तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कोशिश की जा रही है कि कम से कम मज़ीद नुकसान हो। लेकिन बहरहाल PDMA की जानिब से ये कह दिया गया है कि 1 सितंबर से 3 सितंबर तक एक और तूफ़ानी स्पेल पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में बारिशों का आने वाला है। तो ये बारिशें जो तबाही मचा रही हैं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, और अभी जब फ्लो के साथ पानी आगे बढ़ेगा तो फिर सिंध में भी दाखिल होना है और सुपर फ्लड का ख़तरा जाहिर किया जा रहा है सिंध में। तो क्या दरिया सिंध में जब सुपर फ्लड अगर आएगा तो उसके बाद में कितनी वो तबाही मचाएगा, क्या इक़दाम किए गए हैं? यहाँ पर भी सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने बताया कि 15 अज़ला में तकरीबन 16 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं। तो किस तरीके से इस मौसमियाती तब्दीली और तबाही जो भी इसे कहा जाए उससे बचा जा सकता है? हुकूमती इक़दाम जो हैं वो अगले साल, इस साल तो जो कुछ भी थे वो नाकाफ़ी नज़र आए, लेकिन बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर लाहौर में ख़ास तौर पर और पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत की जानिब से प्लानिंग कर ली गई है कि अगले साल इन बारिशों, सैलाबी तबाहकारियों से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जाएंगे। बड़े पैमाने पर फंड्स को भी रिलीज़ कर दिया गया है। जिस तरीके से सैलाबी रेले तेज़ी के साथ पाकिस्तान में आ रहे हैं, इनमें मज़ीद इजाफे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। DG PDMA की जानिब से भी ये वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया है कि सन 88 के बाद में लाहौर से 2,31,000 क्यूसेक का एक बड़ा रैला शाहदरा के मकाम से गुजरा है। इससे इस दौरान में ऐसा रैला नहीं देखने में आया। लगभग 37 साल का वक्फा गुजरा है और उसके बाद में अब तक ये इतना बड़ा रैला गुजरा है। और फिर उन्होंने ये भी बताया, ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जब ये रैला आगे जाएगा, मुल्तान के मकाम पर जाएगा, तो वहाँ पर रावी और सतलुज का पानी इकट्ठा होगा, तो तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रैला बनेगा जो साउथ पंजाब के इलाकों को हिट कर सकता है। हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो किए गए हैं और किए जा रहे हैं। फसलों को बचाने के इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि मुआशी नुकसान बहुत ज़्यादा होने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हमने गुज़िश्ता बरस भी देखा था कि फूड सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ख़तरात लाक हुए थे जब 2022 में सैलाब आया था, पिछले सैलाब में, और उसके बाद में अभी भी हम देखें जब मामूल से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो उससे गंदम की कीमतों में और ज़रई अजनास की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो रहा है, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुँचता है। बहरहाल अब सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कहा गया है कि 16 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं। 15 अज़ला को ये सुपर फ्लड हिट कर सकता है, नुकसान पहुँचा सकता है। यहाँ पर सिंध में गो कि कुछ वक्त हुकूमत को मिल गया इक़दाम करने के लिए, लेकिन बहरहाल अगर ये कहा जाए कि तबाही को रोक लेगी हुकूमत तो कम से कम जानी नुकसान को इंशाअल्लाह ताला बचाया जा सकता है, लेकिन माली नुकसानात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है माहिरीन की जानिब से, क्योंकि फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आला ने खुद कहा कि कच्चे का पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा जब ये रैला सिंध में दाखिल होगा। हम इक़दाम कब करेंगे, क्योंकि हम पिछले 75 सालों से ही यही सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में हुकूमतें यही मौक़िफ़ अपनाती हैं हर सैलाब के बाद, हर तबाही के बाद के इक़दाम करेंगे। इस साल गो के कुछ फ़ंड्स रिलीज़ कर दिए गए हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। हम इन सैलाबी रैलों को, इन बारिशों को मौक़ों में कब बदल सकते हैं? डैम्स आखिर कब बनाएंगे जिनके थ्रू पानी को सेव भी किया जा सके, पानी फिर मुस्तक़बिल में काम भी आ सके, और जिन इलाकों में खुश्क साली है वहाँ पर भी हम पानी को पहुँचा सकें बज़रिया नहर और डैम के ज़रिए पानी को सेव करके इक़दाम किए जा सकते हैं। ऐसा कब होगा? जो कुदरती आफत है या ये इंसानी गलती है,
इस पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DGPDM पंजाब इरफान अली काठिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आप किस तरीके से देखते हैं एक बड़ा रैला खास तौर पर लाहौर से जो गुजरा सन 88 के बाद 2,31,000 क्यूसेक का अभी जो नया बारिशों का स्पेल 1 सितंबर से शुरू हुआ और मजीद 5 सितंबर तक जारी रहेगा, क्या इस रैले में मजीद इजाफा हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ये जो करंट स्पेल है इसको हम 9th स्पेल कह रहे हैं। ये ना सिर्फ पंजाब और पाकिस्तान में बल्कि इसके बाद जो मेन हमारे लिए वरीसम है वो जो अपर कैचमेंट हमारे ईस्टर्न रिवर्स की हैं उनमें भी ये बारिश का सबब बन रहा है। और ये हिमाचल प्रदेश और ऊपर जम्मू में ये बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से आने वाले दिनों में ना सिर्फ पंजाब के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पिंडी से लेके ये पोठोहार सारा गुजरावाला गुजरात और लाहौर तक ये बारिश एक्सपेक्टेड है और टोरेंशियल रेन एक्सपेक्टेड है। और इससे भी ज़्यादा जैसे मैंने पहले कहा कि वरीसम वो है कि जो इंडियन तीनों डैम्स ऑलरेडी भर चुके हुए हैं, भाखड़ा, पौंग और थीन डैम, इनकी कैचमेंट्स में बारिशें हैं और उनके भरे होने की वजह से ये अब बिल्कुल इट्स राइटिंग ऑन द वॉल कि जो भी वहाँ से पानी उनके डैम्स में आएगा वो उसी तरह डाउन स्ट्रीम डिस्चार्ज होगा। तो जिसकी वजह से ये हम कह सकते हैं कि हमारे दरियाओं में पानी का बहाव अगले चंद दिनों में भी बढ़ा ही रहेगा। जी, तो पानी का बहाव अगले चंद दिनों में भी बढ़ा ही रहेगा। जैसे हम अगर लाहौर में शादरा के मकाम की बात करें तो यहाँ पर आपने ही बताया था कि 88,000 क्यूसेक का रेला 88 साल सन 88 के बाद में यहाँ से जो रेला गुजर रहा है, बड़ा ताकतवर रेला है जो गुजर रहा है शादरा के मकाम पर। इसमें मज़ीद इजाफा होगा तो क्या आबादी को नुकसान भी पहुँच सकता है? शादरा के मुकाम से जो पानी गुजरा वो बिल्कुल तारीखी पानी था और 1988 के बाद ये एक बड़ा पानी था और अब ये अपने रास्ता को इख्तियार करता हुआ हेड सदनाई की तरफ जा रहा है। जी, अच्छा काटी साहब, एक और बढ़िया बात है, जब रावी और चनाब का जब पानी मिलकर मुल्तान पहुंचेगा तो वहाँ पर भी लगभग 8 लाख क्यूसेक का रेला वहाँ से गुजरना है और फिर आगे सिंध में भी दाखिल होगा। उस हवाले से आप कुछ बताइएगा। अब आपने बताया कि जो 9th स्पेल शुरू हो गया तो इसके बहाव में मज़ीद इजाफा हो सकता है? जी बिल्कुल, आज भी चीफ मिनिस्टर पंजाब चनाब पे जो वाक़या ज़िला जंग में बड़ा तफसीली दौरा उन्होंने किया और यहाँ पे ख़ुद चीज़ों को मॉनिटर किया और इस वक्त चनाब में त्रिमू के मुकाम पर पानी अपने पीक अटेन कर रहा है और इस पीक के बाद ये पानी दरियाए रावी का पानी के साथ मिल के ये कल बड़े रेला एक शाम के औकात में मुल्तान में दाखिल होगा। तो हमें हेड मोहम्मद वाला पे क्रिटिकल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं और उसके लिए पूरी तैयारी ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की क़यादत में वो ले ली जा चुकी है। और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनी तो मेन फोकस वो अवाम की जानों के तहफ़्फ़ुज़ पे होगा। जी काठिया साहब, आप बहुत ज़्यादा तमाम तर सूरत हाल में एक्टिव हैं, मीडिया को भी अवेयर कर रहे हैं, हुकूमत को भी पहले से वार्न कर देते हैं। जैसे आपने बताया था कि ये जब चनाब और रावी का पानी मिलेगा तो मुल्तान से गुजरेगा। साउथ पंजाब में क्या सिचुएशन हो सकती है? वहाँ पर मज़ीद जैसे मुल्तान से आगे निकल कर क्या इक़दाम होने चाहिए मज़ीद? फिर सुपर फ्लड दरिया सिंध में भी आ सकता है यही रेला आगे जाकर? जी बिल्कुल, इसकी अप्रीहेंशन इस वजह से है कि जब ये दोनों रावी और चनाब मिलेंगे तो ये मुल्तान के लिए प्रॉब्लम बना के उसके बाद ये पंजनद के मुकाम पर 4 तारीख को शाम के किसी भी औकात में ये सतलुज का पानी भी यहाँ आके इकट्ठा होगा और उसके बाद ये मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पे और फिर मुजफ्फरगढ़ से होता हुआ ये आगे राजनपुर और रहीम यार खान से होके 6 तारीख की रात को ये सिंध में दाखिल हो जाएगा। और जब ये सिंध में दाखिल हो रहा होगा तो इंडस रिवर का पानी भी इसमें शामिल होगा। और अभी भी आपने देखा कि आधा घंटा पहले इंडस रिवर पे जो तरबेला डैम है क्योंकि वो भी 100% फिलअप हो चुका है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी है। काठिया साहब पूरी तरीके से तैयार है, इकदाम भी कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि ये वहाँ पर इंडस रिवर का पानी भी होगा, फिर सतलुज का पानी भी इकट्ठा हो जाएगा, तो लगभग कितने लाख क्यूसेक का रेला ये बन जाएगा जो दरिया सिंध में जाकर? जी, हमें तकरीबन 8.5 से 9,25,000 क्यूसेक ये हमें पंजनद पे हम उसको फोर्सी कर रहे हैं और इसी तरह तकरीबन 10.5 लाख क्यूसेक हम 10 से 10.5 लाख क्यूसेक गुड्डू बैराज से डाउन स्ट्रीम सिंध में ये दाखिल होता हुआ देख रहे हैं। जी राइट। एक और बड़ा अहम मामला है वो ये कि अभी आपने बताया कि 9th स्पेल शुरू हो गया है बारिशों का और ये भी बहुत ज़्यादा होगा। अभी मज़ीद भी क्या बारिशों के स्पेल आएंगे इस सीज़न के अंदर?
जी, इस दफ़ा मॉनसून काफ़ी एक्सटेंडेड मॉनसून है। इसके अर्ली स्टार्ट हुआ और 25 जून से बारिशें शुरू हुई और 3rd वीक ऑफ सितंबर तक मॉनसून के जाने का इस दफ़ा प्रेडिक्शंस हैं। जी, थर्ड वीक तक सितंबर में जाएगा, मॉनसून की प्रेडिक्शन की जा रही है। तो एक और बड़ा मामला, इरफान साहब ये भी बता दीजिए, पंजाब में तो क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ कहीं पर भी, यहाँ पर बारिशें हुई हैं बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल जो रेन है, मॉनसून है, सियालकोट में जैसे हमने देखा 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिशें हो गई हैं। इस तरह की बारिश किसी और शहर में तवक्को की जा रही है पंजाब के? जी, इस दफ़ा आप देखें कि सिर्फ ये सियालकोट में बारिशें अब हुई। इस 3rd स्पेल ने हमारा आपने देखा चकवाल, जेलम, नाला लई में तुगयानी का और एक उसने काफ़ी ज़्यादा इनंडेशंस की, और इसी तरह अब जो अगले 2 से 3 दिन हैं इसमें भी बड़ी बारिशें नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हो सकती हैं। और बड़े शहर की अगर बात करें, लाहौर की, मुल्तान की, जो पंजाब के बड़े शहर है, फैसलाबाद, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशों का इम्कान है मज़ीद? जी, ये अगले 2 दिन बारिशें हैवी टू वेरी हैवी एट आइसोलेटेड प्लेसेस, इसकी प्रेडिक्शन है और बारिशें होंगी। राइट। काटी साहब, क्या तवक्को की जा रही है, फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है इस बार पंजाब में खास तौर पर? जी, ये अभी कहना इसलिए कबल वक्त होगा कि पानी बिल्कुल जो बड़ी रेले हैं वो पंजाब के दरमियान से अभी गुजर रहे हैं और अभी इस पे वक्त लगेगा प्रॉपर कोई कंक्रीट फिगर्स देने से पहले। जी, गंदम की फसल को कोई नुकसान पहुंच सकता है? सैलाब और फूड सिक्योरिटी के हवाले से तो खतरात लाहक है, इस हवाले से पीडीएम ने हुकूमत को मुतनब्बे कर दिया सर? जी, अभी ये मैंने जैसे आपको गुजारिश की कि इसका कंप्लीट जो डिटेल सर्वे है वो उसका चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हदायत दे दी हैं और उस पे पीडीएम में पंजाब और तमाम रिलेटेड अदारे वो काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द इसकी क्लियर फिगर्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा इरफान साहब, ये जो हर साल मानसून की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, आप बतौर डीजी पीडीएम में पंजाब इसको किस तरह देखते हैं? क्या वजह समझते हैं इसकी? ये ज़्यादा वजह लोकल है या फिर इंटरनेशनल? जी, ये वजह जो इसकी है ये ओवरऑल मौसमियाती तब्दीली है और इस क्लाइमेटिक पैटर्न्स को अब समझना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ हम ही नहीं, ये पूरा रीजन जो है इस वक्त इसके असरात को भुगत रहा है। आपने देखा अभी कुछ ही देर पहले, कुछ चंद हफ्ते पहले अमेरिका में किस तरीके की बारिशें हुई, और इसी तरह क्रॉस द बॉर्डर आप देखें, ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न्स इस तरह चेंज हो रहे हैं। इसको के लिए अब तैयार रहना होगा और एक रेजिलियंस जो है वो उसकी तरफ जाना होगा। राइट। आप एक और मैं लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, जितनी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बारिशें, सैलाबी तबाहकारियाँ हुई हैं, इसे आप कुदरती आफत ही कहेंगे या इंसानी गलती कहेंगे? क्योंकि माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि इस सैलाब को हम मौके में भी बदल सकते थे। जी, ये सिर्फ सैलाब देखें, ये हमारे पास ही नहीं है, क्रॉस द बॉर्डर इंडिया में भी तबाही मचाता हुआ यहाँ आया, और मैंने जैसे पहले फिगर्स शेयर की कि ये इस साल की जो फिगर्स हैं ये हमारे कई दहाइयों की बड़ी फिगर्स हैं। 1955 के बाद बड़े रेले इस तरह खानकी और कादराबाद से गुजरे, और इसी तरीके से 1988 के बाद रावी में इतना बड़ा पानी आया, तो ये अनप्रेसिडेंटेड था और टेस्टिंग टाइम है फॉर द नेशन एंड फॉर द पीपल ऑफ पंजाब। और लेकिन ये गवर्नमेंट का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का रिजॉल्व है कि हमने पब्लिक को इसमें तनहा नहीं छोड़ना। इंसानी जिंदगी जो है उसको सेव करने के लिए कोई कसर वो बाकी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह। बचाव किस तरीके से हो सकता है और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, इस पर बात करने के लिए अपने दीगर मेहमानों की तरफ आते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, आप भी माहिर माहौलियात हैं, प्रोग्राम में कीमती वक्त देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में मानसून हर साल शिद्दत इख्तियार कर रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह लोकल है या फिर इंटरनेशनल? देखिए, ये मिक्सचर ऑफ बोथ है। पहले मैं इंटरनेशनल पर बात कर सकता हूँ कि जो कंट्रीज हैं, इंडिया, चाइना, यूएस, इनके जो ग्रीन हाउसेस के इफेक्ट हैं वो एक रीज़न है जो हम पिछले कितने सालों से इस पे बात कर रहे हैं। उसके लिए फंड भी बने, उसके लिए फिर ये भी हुआ कि जो नेशंस उसमें हर्ट हो रही हैं उनके लिए हेल्प भी की जाएगी एंड ऑल दैट। तो इंटरनेशनल रोल भी है और डेफिनेटली लोकल चेंजेस भी होती हैं, सारी दुनिया में होती हैं। ये इस दफ़ा पाकिस्तान में थोड़ा प्रोनाउंस्ड है, और जो डैमेज और जो सिचुएशन हम इस वक्त बेयर कर रहे हैं यहाँ पर, इसका रीज़न लैक ऑफ प्लानिंग एंड इग्नोरेंस एंड करप्शन। ये दीज थ्री थिंग्स आर
are important to discuss, and most of the time we don't discuss this. And I can go one by one. Ignorance ये है कि जी अल्लाह मालिक है, ठीक हो जाएगा, सब ऐसे ही चलता है। दूसरा ये है कि प्लानिंग हम उस वक्त करते हैं जब सर पे सब आ जाता है। इस वक्त कितनी बातें हो रही हैं, कितने चैनल पर मैं और दूसरे लर्नड जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ना हम प्रॉपर प्लान कर पाएंगे। इस सिचुएशन में हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं, फिर ये होगा कि ये स्केल डाउन हो जाएगा, कोई और इशू आ जाएंगे हमारे मुल्क में और फिर इस पे बात होना रह जाएगी। हमने किसी भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड कैटास्ट्रॉफी से नहीं सीखा, चाहे वो 2010 था या 2011 था सिंध में, चाहे वो 2022 था ओवरऑल इन पाकिस्तान, और अब 25 में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं इस बार तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि फंड्स, जैसे हमने देखा लाहौर में रूड़ा के लिए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके हवाले से, और वहाँ पर तो शहर में पानी दाखिल होने से रोकने के लिए ख़ास तौर पर शाहदरा की साइड पर भी हुकूमत ने फौरी तौर पर फंड्स भी रिलीज़ कर दिए। ये कह दिया है कि अगले साल जो है वो इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ इक़दाम थोड़े से इस बार लग रहा है कि हुकूमत थोड़ी संजीदा नज़र आ रही है। देखिए ये प्लानिंग नहीं है, दिस इज इमरजेंसी। ये प्लानिंग नहीं है, मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। वी डिड नॉट प्लान, वी डिड नॉट लर्न द 3 previous wet years, very wet years। तो ये चौथा आ गया। तो ये भी कुछ दिनों के बाद मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें कोई और प्रायोरिटीज आ जाएंगी गवर्नमेंट की, और कुछ पता नहीं कि नेक्स्ट ईयर, और ये कहना कि नेक्स्ट ईयर इससे भी ज्यादा आएगा, दिस इज अगेन डाउटफुल। इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स 6 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम सबसे ज्यादा डिपेंड करते हैं। उसमें इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर कि विंड डायरेक्शन क्या है, मॉइस्चर कितना है एयर में, और ये सारी चीजें मिलाकर हो। लेकिन ये किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए हमें इसकी प्लानिंग प्रॉपरली करनी चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। आप मुझे बता दें, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है या वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है, हमारे जैसे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत इस पे काम करते हैं पिछले 20-25 साल से, कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई है, कौन सी ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें कहा जाए कि देखें जी मानसून आ रहा है, इससे पहले 5-6 महीने हमारे पास, 8 महीने हम इसमें कुछ कर लें, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रिडिक्शन है। राइट। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, माहिर माहौलियात, डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, माहिर माहौलियात, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमें एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों की बात कर रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ जो हैं वो हमारे माहौल को किस हद तक मुतासिर कर रही हैं। माहिर माहौलियात डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा और माहिर माहौलियात डॉक्टर इमरान अहमद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम 2010 और 2022 के सैलाब से जो मौजूदा सैलाब है उसका मवाजना करें, इसको आप कहाँ प्लेस करते हैं, नुकसानात के हवाले से भी और जो तबाही है उसके हवाले से भी? और दूसरा ये कि आप क्या समझते हैं, ये वाकई में कुदरती आफत है या फिर इंसानी गलती? देखो, इसको मैं बिल्कुल टेक्निकली थोड़ा सा डिफाइन करूंगा। देखिए, जो 2010 का फ्लड आया था ना, वो आया था रिवरिन फ्लड था, यानी जो रिवर बह रहा है उसमें जो अप स्ट्रीम जो बारिश हुई उससे ओवरफ्लो हुआ और इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ गए। ठीक है ना, जो वो पानी जब ऐसी जगह गया जहाँ पे सिटीज़ हैं तो वो ज़ाहिर इनंडेट हो गए। और जो अभी का फ्लड है ये फ्लूवियल फ्लड है, इसको हम वो फ्लूवियल फ्लड है। ये फ्लूवियल, इसमें शहरों में भी बारिश हुई और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो रिवर है वो भी नर्चर हुए, तो रिवर भी ओवरफ्लो हुए हैं और शहरों में ऑलरेडी जो डायरेक्ट रेनफॉल आई है उसने और तबाही फेरी। तो ये वाला जो फ्लड है ना 2025, ये इसने दोनों तरह के फ्लड से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इस वाले में मेरा जहाँ तक ख्याल है कि हुई होगी। अभी तो एनालिसिस नहीं हुआ इतना कि कितनी डिस्ट्रक्शन और हुई है और क्या हो सकती है और क्या उसका डैमेज, उसका अभी तक हम किसी ने भी एनालिसिस शायद नहीं किया होगा। अभी तो हम सिर्फ इसी पर वो कर रहे हैं कि कैसे हम बचें इस वक्त इस पानी से। तो ये इस तरह ये वाला मैं समझता हूँ कि ड्रास्टिकली डेंजरस सिचुएशन है एज कम्पेयर टू 2022 एंड 2010। राइट। डॉक्टर ज़ैनब साहिबा, आप क्या समझती हैं, जिस तरह मॉनसून हर साल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जो पाकिस्तान की पोजीशन है, जोग्राफियाई तौर पर हम एक बहाव वाली साइड पर मौजूद हैं, जिसे कहा जाता है लो
रेन, इस तरह के मुल्क में मसाइल का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे बचाव का रास्ता क्या है? देखिए, इसमें ये बचने का बिल्कुल बहुत सारे रास्ते होते हैं। ये पूरा पैकेज ऑफ इंटरवेंशंस होती है। मैं समझ रही हूँ कि हम ज़ाहिर है लोअर रिपेरियन एंड पर हैं। उसमें ये होता है कि आपके जहाँ पे हिल टॉरेंट्स होते हैं, जहाँ पहाड़ों से सैलाबी रेले नीचे आते हैं, वहाँ पे आप चेक डैम्स या छोटे डैम्स हैं जिससे आप उस पानी को टैप कर सकें। 10 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हमारा हर साल सिर्फ हिल टॉरेंट से ज़ाया हो जाता है और ये स्पेट इरिगेशन के लिए बहुत ज़रूरी पानी होता है। सो ये आप सदर्न पंजाब में आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ जहाँ साउथ में हिल टॉरेंट्स है वहाँ अब मैदानी इलाकों में स्पॉन्ज सिटीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप शहरों के गिर्द जो सैलाब जहाँ सैलाब प्रोन एरियाज होते हैं वहाँ पे आप मियावाकी फॉरेस्ट करते हैं और नरम ज़मीन ज़्यादा लगाते हैं ताकि पानी अपने अंदर ज़मीन जज्ब करने की सलाहियत रखती है। जो नरम ज़मीन होती है आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। फिर आप देखते हैं कि किस तरह से आपको जो है वो कैनाल्स को डाइवर्ट करने का सिस्टम रखना चाहिए, उसकी सफाई, उसके सिल्टेशन का प्रोसेस और रिवर बेड की सिल्टेशन और ये इंक्रोचमेंट्स कैसे रोकनी है। आपके पास रिवर ड्रेनेज एक्ट मौजूद है 2023 का, पंजाब में केपी में मौजूद है। उनका निफाज कर देना ही बहुत से मसाइल का हल कर देगा। फिर इसके अलावा लोकली लेड अडेप्टेशन होती है। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की वल्नरेबिलिटी से शुरू करते हैं। अगर लाहौर की वल्नरेबिलिटी दरियाई सैलाब है और वो राजनपुर की जो है वो कोई और वल्नरेबिलिटी है, डेरा गाजी खान की हिल टॉरेंट्स की वल्नरेबिलिटी है, उसकी बेसिस पे आप प्लानिंग करते हैं बॉटम अप अप्रोच के साथ। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस कर जाते हैं, सारी प्लानिंग और प्रोजेक्ट्स के लिए आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज टैप करने होते हैं। आप पहले देखते हैं डोमेस्टिकली कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर उसका तखमीना लगा के असेस करके उसके बाद आप देखते हैं कि इंटरनेशनली आपको कितने फंड्स की जरूरत होगी। जब तक आप लोकली कैपेसिटी असेस नहीं करते, आप इंटरनेशनली भी कुछ आपको हासिल नहीं हो सकता। यू नीड टू डेवलप बैंकेबल प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट सेक्टर इंगेज करते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंगेज करते हैं, तभी इन्वेस्टर जो है आपको आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये बहुत बड़ा लेवल पे पैकेजेस रिक्वायर्ड होते हैं। आप जब ये कुछ चीजें करना स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट। डॉक्टर इमरान साहब, मुख्तलिफ सूबों के वज़राए आला जो सूबे मुतासिर हुए हैं, इसके अलावा वज़ीर आज़म की जानिब से भी डैम्स बनाने का ऐलान किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाएंगे ताकि तबाही से बचा जा सके। क्या डैम्स मसाइल का हल है? टू सम एक्सटेंट आई एग्री विद डॉक्टर ज़ैनब असगर के कहीं तो पानी हमने रोकना है ना, कोई उसको डिमिनिश तो उसके इफेक्ट को करना होगा ना। और ये चेक डैम हिल टॉरेंट है इधर उधर बड़े इफेक्टिव हैं। ये कराची के में भी गडाफ टाउन में 5 चेक डैम्स बने हैं जो कराची को भी बचाते हैं। इससे पहले इससे ज़्यादा तबाही होती थी कराची में, लेकिन अब उस डैम से कुछ वहाँ के ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है और ये काम हो रहा है। तो कहीं असल में डैम के नाम से आफ्टर कालाबाग डैम ना, हर आदमी ऐसा डैम का नाम लेते ही वैसे घबराता है, ये वो करता है कि जैसे कोई गुनाह है। मैं हर जगह ये कहता हूँ, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, सारी दुनिया में डैम है। और आजकल एक और बात सुन रहा इसमें सोशल मीडिया पे कि जी ये डैम जो है फ्लड नहीं बचा सकते। कैसे नहीं बचा सकते? डैम ही तो है जो उस पानी को रोकते हैं जो शहरों में घुस रहा है, या कहीं जैसे कराची को चेक डैम बनाए हुए ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सिंध ने बनाए हैं और काफ़ी पहले से बने हुए। तो ये फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका फिजिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों को नहीं होती, लेकिन सुनी सुनाई बात पर एक दूसरे को कहते फिरते। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे एक आप एक्सपर्ट, डिफरेंट एक्सपर्ट, न्यूट्रल एक्सपर्ट सब एक मुत्तफिक हुए इस बात पर कि जी यहाँ पर डैम बनना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, पानी इम्पॉर्टेंट है, इसको सेव करना चाहिए, तो वहाँ पर डैम बनना चाहिए। वो हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार होने लगता है आफ्टर कालाबाग डैम फॉर सम रीज़न। और ये इस सिलसिले में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उस पर बिल्कुल ओपन डिबेट होनी चाहिए, न्यूट्रल लोगों को बाहर से बुलाकर डिसीजन पे में शामिल करना चाहिए जो किसी को भी फेवर ना करें, और उसके बाद चीज़ें अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की गुंजाइश मौजूद रहेगी। हमेशा हमें ओपन हार्ट के साथ लोगों के साथ बात करनी चाहिए। और तो मैं समझता हूँ कि डैम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर श्योर। बिल्कुल ठीक है, डैम इज़ इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर ज़ैनब साहबा, आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगी, क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की तरफ देखें, भारत की तरफ, तो उसने चनाब पर, रावी पर, सतलुज पर, ये जो दरिया उसके हिस्से में हैं, उन पर बहुत ज़्यादा डैम्स बनाए। पाकिस्तान में भी तरबेरा और मंगला जैसे बड़े बड़े डैम्स मौजूद हैं, लेकिन जब शिद्दत होती है, पानी का बहाव होता है, तो फिर हमें यहाँ पर गेट पे खोलने पड़ जाते हैं।
जिसकी वजह से नुकसान होता है फिर आगे जाकर, क्या इसको रेगुलेट करने का कोई तरीका मौजूद है, हो सकता है? डैम जो है ना वो जियो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए एक बड़ा डैम बहुत ज़रूरी है, और जो लोकेशंस पे कंसेंसस है वहाँ पे डैम होना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत कम है। इंडिया की भी अच्छी है, चाइना की भी अच्छी है, बाकी ममालिक की भी अच्छी है। पाकिस्तान आई डोंट नो क्यों नहीं हम डैम्स की तरफ जाते, जब स्टोरेज कैपेसिटी इन्हांस करना ज़रूरी है। हर जगह के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको टेक्निकल कैपेसिटी असेसमेंट करके उसकी इंटरवेंशन लेकर आनी हो। अब मैं तो बड़ा पंजाब में भी होना चाहिए सो दैट फीजिबल। आप उसके लिए जो है वो असेस करते हैं कि पानी का स्टोरेज, क्योंकि मैदानी इलाके किधर इजी रहेगा। साउथ पंजाब इज एन आइडियल लोकेशन कि पानी को वहां रोका जा सकता है, वहां डैम के थ्रू आप वहां फायदा हो सकता है, को भी बहुत नुकसान से बच सकते हैं। फिर मुझे उसको साउथ पे जाने से भी थोड़ा स्लो डाउन किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन ये तभी हल होती हैं जब आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स को एंगेज करते हैं। सो जहां पे डैम की जरूरत है वहां डैम होना चाहिए, जहां पे स्पॉन सिटीज की जरूरत है वहां स्पॉन सिटी। लेकिन ये सब तब होता है जब आपकी लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन प्लान बिल्डिंग स्ट्रैटेजी मौजूद हो। हर दफा सैलाब के दिनों में ये डिबेट इनिशिएट होती है और फिर जब पानी होता है तो डिबेट भी खत्म हो जाती है। आई थिंक दिस नीड्स टू कंटिन्यू और ये प्रेशर बिल्डअप होते रहना चाहिए। दूसरे मसाइल में उलझ जाते हैं, जैसे कि स्मोक, हीट वेव और जो दीगर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मसाइल हैं, इसलिए इस पर डिबेट ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर इमरान अहमद साहब, थोड़ा सा मैं जो सैलाबी रैले हैं जो आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से, अभी इन्होंने आगे बढ़ना है, इस पर बात कर लेता हूँ, क्योंकि अभी सिंध में दाखिल होंगे, सुपर फ्लड के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं दरिया सिंध में। तो आप समझते हैं लगभग 25 साल पहले सुपर फ्लड आया था, तबाही मचाई थी उसने, तो अभी भी कोई इस तरह के इम्कानात हैं? हुकूमत जानती है, हुकूमत को पता है। शर्जील मेमन साहब ने जैसे कह दिया कि 16 लाख लोग यहाँ पर मुतासिर हो सकते हैं, तो जानी और माली नुकसान से बचा जा सकता है? जी बिल्कुल, ये 2010 में आया था, इससे पहले जिसको सुपर फ्लड का नाम दे रहे हैं ये, और उसमें कोटरी से मेरे ख्याल 975,000 क्यूसेक गुजरा था पानी, तो विच आई रिमेंबर। तो उसी तरह का फ्लड इस वक्त भी एक्सपेक्टेड है। 7 to 9 का इस वक्त फिगर आ रहा है, जो थोड़ी बहुत हमने भी कैलकुलेशन की है कि इतना फ्लड तो वाटर तो यहाँ से गुजरना है, और वो सखर बैराज की तो मसला नहीं, और कोटरी के लिए भी वो मसला नहीं होगा, इसलिए कि कोटरी ऑलरेडी 10 की तो उनकी कैपेसिटी है। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये पानी तो इसी तरह गुजर जाएगा, लेकिन तो अभी तक उस पानी की सही डायमेंशन, इसलिए कि जब वो पंजन से सारे तीनों रिवर मिलके जब इधर आएंगे तो उसका जो एनालिसिस है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उस वक्त भी बारिश होने का इम्कान है। इस वक्त जो प्रिडिक्शन है पीएमडी की उन दिनों में, यानी आगे 3 तारीख को 4-5 तारीख को उन्होंने कहा है कि ये इस पर मतलब इस एरिया में बारिश का भी ज़्यादा इम्कान है। तो मुझे तो थोड़ा सा ये डेंजरस वीक लग रहा है, मतलब everyone has to be very careful living in that area and around that area कि वो कैसे मैनेज करना है। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध डेफिनेटली इज वेरी फास्ट ऑन इट, दे आर ऑलरेडी रेडी। सारे मैं बयानात देख रहा हूँ, और जो भी यहाँ पे कराची में रहते हुए जो अरेंजमेंट्स हैं उसका मुझे वैसे भी फर्स्ट हैंड कोई अप्रोच है कि नॉलेज है कि भाई चीज़ें किसी न किसी तरह से प्रॉमिसिंगली जो है ना डील की जाएंगी और प्रायोरिटी पे डील की जाएंगी। तो होपफुली जो इंसानी लॉस या जो प्रॉपर्टी लॉस है वो कम से कम हो। यकीनन हर हुकूमत की कोशिश यही होती है, लेकिन आई थिंक दिस टाइम वी आर अ बिट लेट टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। हाँ, सिंध को टाइम मिल गया थोड़ा सा करने का, तो मुझे उम्मीद है कि सिंध में शायद इस तरह की डिस्ट्रक्शन ना हो जो इस वक्त पंजाब में या ऊपर KPK में होती। डॉक्टर ज़ैनब साहब, आप भी समझती हैं, हालांकि ख़ुद यहाँ पर सीनियर वज़ीर सिंध के जो है शर्जील मेमन साहब, उन्होंने कहा कि 16 लाख लोग मुतासिर हो सकते हैं, बड़े पैमाने पर सैलाबी रैला है जो यहाँ पर आ सकता है, सुपर फ्लड के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं, थोड़ा टाइम मिल गया, इक़दाम किए जा सकते हैं, बड़ी तबाही खुदा न खास्ता नहीं होगी यहाँ पर। देखिए, ये मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ। ये वीक जो है ये ज़रा इस तरह का है कि हम भी सिचुएशन असेस करें, लेकिन जाहिर है जो सैलाब के 3 दरिया बेफर उनके मिल के
वो साउथ में जा रहे हैं, खुदा न खास्ता बारिश भी प्रिडिक्टेड है। अगर तेज अल्लाह ना करे बारिश हो जाती है तो ये सिचुएशन बिगड़ सकती है, क्योंकि साउथ में मामला बिगड़ सकता है। तो अभी हम लोग देख ही रहे हैं, कर सकते हमारे डिपार्टमेंट्स भी वहाँ पे, जाहिर है अभी तो वो क्या ही कर सकते हैं, जब रेला आ रहा होता है कितने ही दिन मिल जाएंगे उनको प्रिपरेशन में हम फेल हो रहे हैं। लेकिन अभी रिलीफ और रेस्क्यू वहां से लोगों को हटाना, देखें एक मिस्ट भी है अवाम कि उनको होता है कि हम अपनी जगह छोड़ेंगे, वापस आएंगे तो इस पे कब्जा हुआ होगा, ये हमारी चीजें नहीं होंगी, तो वो मिसट्रस्ट भी गवर्नमेंट को दूर है ताकि वैक्सीन में उनको, तो ये पूरी रिलोकेशन बनाई जानी चाहिए कि क्या वापस हम उनको उन्हीं फ्लड प्लेन्स पे लेकर आ रहे होंगे जहां सैलाब आ रहे हैं, या उनको कोई रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे जहां पे वो महफूज रह सके। तो ये आई डोंट नो अभी क्या है ये स्ट्रैटेजी, किस पे काम होगा, हुकूमत के लिए भी चैलेंजेस हैं, बट इट्स अ वेट एंड सी वाली सिचुएशन जो अभी हम भी देख रहे हैं, बस दुआ कर सकते हैं फिलहाल। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं ये वेट एंड सी वाली सिचुएशन से हम कब बाहर निकलेंगे? थोड़ा जैसे आपने कहा कि सिंध में तो वक्त मिल गया है, यहाँ पर तबाही से बचा जा सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो है आबी गुजरगाहों पर तामीरात। ये जो इंक्रोचमेंट है सैलाबी, ये जो रेलों के रास्ते में हुई है, इनके खिलाफ किस हद तक इक़दाम किए जाने चाहिए? इस साल तो हमने देखा काफ़ी हद तक खैबर पख्तूनख्वा से मामला शुरू हुआ था, जब स्वात सानहा हुआ, उसके बाद में बहुत तेज़ी से इक़दाम किए गए। फिर पंजाब में भी ये कहा गया कि जो इंक्रोचमेंट तामीरात जो बनी हुई हैं पानी के बहाव में, उनको ख़त्म करेंगे। हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की किस हद तक ज़रूरत है और कितनी सूदमंद साबित हो सकती हैं, बड़ी तबाही से कितना बचा जा सकता है? क्योंकि अब तो हमें पता लग गया पानी इन रास्तों से गुजर रहा है, अगले साल भी इन्हीं रास्तों से आएगा। देखिए जी, इलीगल इंक्रोचमेंट इज एन ओपन सीक्रेट कि इट इज़ इलीगल, ठीक है ना, लेकिन यही इलीगल सालों से होते आ रहे हैं, और जब पानी आता है तो ये प्रोजेक्ट हो जाता है ये वाला इशू। अदरवाइज आप कराची में देख लें, जब इलीगल इंक्रोचमेंट है, गुजर नाले में थी जब मैंने वो डिज़ाइन किया था तो उसको क्लीन किया गया। बात यह है कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट अलाउ कौन करता है? ये तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं से तो ढील है, जिसको हम करप्शन कहते हैं। यू पे समथिंग एंड यू डू समथिंग। तो ये चीज़ें तो इस वक्त इसलिए कि मौत सर पे खड़ी है तो सब चीज़ें याद आ रही हैं कि इलीगल था और ये था, ये वो था। ये तो हमेशा से रावी का इतना बड़ा ये इशू है जो अलीम साहब की ओनरशिप में हुआ है। तो ये सब क्या है? तो सब ये बता रहा है कि इलीगल जगह पर हुकूमत की मर्जी से लोग इंक्रोचमेंट करते रहे हैं, एंड इट इज़ वेरी पैथेटिक एंड वेरी अनफॉर्चुनेट कि दे एंड अप sometime with death. So ये सारा एक सीक्वेंस है जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि करप्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग मर रहे हैं, और इस वजह से ये लीगल इंक्रोचमेंट होती है और इसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक एनी अदर थिंग व्हाट वी डू इलीगली। ये तो इंसानी जान का मसला है, घर का मसला है, फैमिली का मसला है। तो इस चीज़ पर बहुत सख्त कंट्रोल करने की ज़रूरत है फ्रॉम नाउ ऑन। लेकिन आई स्टिल डाउट कि ये चीज़ इस तरह से इम्प्लीमेंट होगी जैसे हम और आप इस वक्त बात कर रहे हैं। राइट। डॉक्टर ज़ैनब साहब, आप क्या समझती हैं जो आबी गुजरगाहों पर तामीरात हैं, इनके खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप अब कितना ज़रूरी हो गया? क्योंकि हम यही देखते हैं कि तो रास्तों में तामीरात हैं, पानी सबको बहाता हुआ ले जाता है। जी, ये अब दिस इज अबाउट मतलब नागुज़ीर हो चुकी है ये चीज़ कि आपको फ्लड प्लेन से इंक्रोचमेंट्स हटानी ही हटानी है, क्योंकि आप नहीं हटाएंगे तो सैलाब हटा देगा। तो कितनी दफ़ा आप इवैक्यूएट करेंगे, रिलोकेट करेंगे, वहीं पे भेजेंगे? सो दिस इज़ नॉट वर्किंग। आपको क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंगेज करें कि वो आपके साथ बैठें और उनको बताएं कि ये फ्लड प्लेन, ये कच्चे के इलाके, यहाँ पे नहीं हम तामीरात होने दे सकते। NOC जो दे रहे हैं ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं रखें। देखें, सबसे ज्यादा हल्की सजाएं हमने एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रखी हुई, क्योंकि शायद हम इसको प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। तो एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। डिपार्टमेंट्स में से लोगों को सैक करें जो NOCs इशू कर रहे हैं। एनवायरनमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी होती है। इसके अलावा पे ये एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लानिंग होती है, कम्युनिटीज को शामिल करके बनाई जाती है। तब तक आपको NOC नहीं इशू किया जा सकता जब तक ये हम नहीं करते। ये सेक्शन 12 पाक एनवायरनमेंट ये जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक ये कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से कानून का निफाज बहुत जरूरी है और हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहिए, इंक्रोचमेंट्स नहीं होनी चाहिए।
डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, डॉक्टर इमरान अहमद साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाबी तबाहकारियाँ जारी हैं, हुकूमतों की जानिब से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को कुछ वक्त मिल गया, यहाँ पर अभी सुपर फ्लड का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पानी ने दरिया सिंध में 6 सितंबर तक पहुँचना है और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करेंगे कि जितनी तबाहकारियाँ पाकिस्तान में सैलाब ने मचा दी हैं वो आगे चलकर अब इन तबाहकारियों का सद्देबाब होना चाहिए। पाकिस्तान में इंसानी जानों को मज़ीद नुकसान ना पहुँचे और हमारी फसलें और जो पाकिस्तान में माली नुकसानात हैं वो मज़ीद ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।